गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इज फाइनली ऑन इट्स वे और सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ एन एरा। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का डिटेल्ड रिकैप, ताकि आप पूरी कहानी एक बार फिर याद कर लें और तैयार हो जाएं द अपसाइड डाउन वर्ल्ड में दोबारा कदम रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स। 1983 हॉकिंस, एक छोटा सा शांत अमेरिकन टाउन, लेकिन आज रात यहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के अंदर। एक साइंटिस्ट भाग रहा है, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है और पीछे से आती है एक अजीब सी आवाज। वो लिफ्ट के अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही डोर्स बंद होते हैं एक इनविजिबल मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। सीन खत्म और हमें समझ आ जाता है ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। कट टू हॉकिंस के एक बेसमेंट में 4 दोस्त अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, माइक, विल, लूकस और डस्टिन। ये लोग खेल रहे हैं अपना फेवरेट गेम डंजन्स एंड ड्रैगन्स। विल का कैरेक्टर मॉन्स्टर को हराने ही वाला होता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है। माइक के पेरेंट्स सबको घर भेज देते हैं और सब अपनी साइकिल्स लेकर निकल पड़ते हैं। विल अकेला अपने घर जा रहा होता है जब उसके सामने कुछ दिखाई देता है। एक लंबा ह्यूमनॉइड क्रीचर, लेकिन इंसान नहीं। विल डर जाता है, अपनी साइकिल छोड़कर सीधे अपने घर के शेड में भागता है। वहां वो अपनी राइफल निकालता है, लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अगले ही पल विल बायर्स गायब हो जाता है। पीछे बस रह जाती है एक ईयरी साइलेंस और टिमटिमाती हुई लाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉयस बायर्स और उसका बड़ा बेटा जोनाथन समझते हैं कि विल रात भर घर नहीं आया। जॉयस तुरंत पुलिस को कॉल करती है। चीफ हॉपर पहले तो इस केस को एक नॉर्मल रनअवे समझता है, लेकिन जैसे जैसे क्लूज सामने आते हैं उसे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। उसी बीच एक और कहानी शुरू होती है। एक मिस्टीरियस लड़की जिसके सर के सारे बाल शेव किए गए हैं, लैब से भागकर एक डाइनर तक पहुंचती है। यही है 11। डाइनर का ओनर बेनी हैमंड उसे देखता है और पहले सोचता है कि कोई लॉस्ट चाइल्ड होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे 11 में कुछ अजीब नजर आता है। वो बिना हाथ लगाए चीजें हिला सकती है, लेकिन बेनी बेचारा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। लैब के एजेंट्स सोशल वर्कर्स बनकर डाइनर तक पहुंचते हैं और बेनी को मार देते हैं। 11 फिर से भाग जाती है, इस बार जंगल की ओर। हॉकिंस में अब सब कुछ अजीब लगने लगता है। जॉयस को एक फोन कॉल आता है। लाइन में वियर्ड स्टैटिक सुनाई देता है, लेकिन उसे लगता है कि ये विल ही था। जैसे ही फोन कट होता है रिसीवर स्पार्क कर देता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कोई कनेक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ माइक, लूकस और डस्टिन अपने मिसिंग दोस्त को ढूंढने निकलते हैं डार्क फॉरेस्ट में, बारिश के बीच। और तभी उन्हें मिलती है वो शेप्ड हेड वाली लड़की 11, जो जैसे किसी और दुनिया से आई हो। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2, द वियर्डो ऑन मेपल स्ट्रीट। पिछले एपिसोड में हमने देखा विल बायर्स गायब हो गया और एक मिस्टीरियस लड़की 11 जंगल से निकलकर माइक और उसके दोस्तों के सामने आ गई। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। रात का समय है। माइक, डस्टिन और लूकस 11 को छुपा कर ले जाते हैं माइक के घर, स्पेसिफिकली उसके बेसमेंट में। वो उसे खाना देता है और वो चुपचाप बैठी रहती है, डर के मारे कुछ बोलती भी नहीं है। लूकस और डस्टिन दोनों कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है ये लड़की या तो पागल है या किसी असाइनमेंट से भाग कर आई है, लेकिन माइक साफ कहता है हम इसे यहीं रखेंगे, कल मां से बात कर लेंगे। लेकिन 11 तुरंत मना कर देती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वो धीरे से कहती है बैड पीपल। माइक समझ जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी वक्त माइक की मॉम घर लौट आती है। माइक तुरंत 11 को एक क्लोजेट के अंदर छुपा देता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर बंद होती है उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं। व्हाइट लैब रूम्स, एक डरावना साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रेनर और छोटी 11 जो उसे पापा कहकर पुकारती है। इन यादों में दिखता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, टेलीकाइनेटिक पावर्स, बंद कमरे और सिर्फ दर्द। यहीं से पता चलता है 11 का पास्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। दूसरी तरफ जॉयस बायर्स अपने बेटे विल को ढूंढने में लगी है। वो एक नया फोन इंस्टॉल करवाती है, इस उम्मीद में कि विल फिर से कॉल करेगा। चीफ हॉपर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। उन्हें बेनी हैमंड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे लैब के एजेंट्स ने सुसाइड जैसा बना दिया था, लेकिन हॉपर को शक होता है ये कुछ और ही कहानी है। जोनाथन बायर्स भी अपनी तरफ से सर्च शुरू करता है। वो मिसिंग पोस्टर्स लगाता है और अपने एब्सेंट फादर के घर तक पहुंचता है। वहां वो विल के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करता है, उनका फेवरेट सॉन्ग शुड आई स्टे और शुड आई गो। ये छोटी छोटी यादें उसके दर्द को और गहरा कर देती हैं। वापस बेसमेंट में अगली सुबह माइक के दोस्त फिर लौट आते हैं। लूकस कहता है हमें माइक की मॉम को बताना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो रूम का डोर खोलता है, बैम, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। 11 के हाथ थोड़े हिलते हैं। उसने अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से डोर स्लैम कर दिया था। अब सब समझ जाते हैं ये लड़की नॉर्मल नहीं है, ये कुछ सुपर ह्यूमन है। थोड़ी देर बाद जब माइक उन्हें विल का फोटो दिखाता है, 11 उस फोटो को पहचानती है। वो धीरे से कहती है विल हाइडिंग फ्रॉम बैड मॉन्स्टर।
वो होता है डेमोगॉर्गन। यहीं से लड़के समझ जाते हैं कि उनका मिसिंग दोस्त किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं है। इसी बीच माइक की सिस्टर नैन्सी व्हीलर अपनी लव लाइफ में व्यस्त है। वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के पार्टी में जाने की तैयारी करती है, जबकि उसकी दोस्त बाब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। पार्टी में नैन्सी और स्टीव करीब आ जाते हैं, लेकिन बाब पूल के पास अकेली रह जाती है और उसके खून से अट्रैक्ट होता है एक क्रीचर जो छुपकर उसे देख रहा है। उसी समय जॉनथन अपने कैमरा के साथ नियर बाय वुड्स में होता है। वो कुछ फोटोज लेता है और गलती से बाब के आखिरी पल कैप्चर कर लेता है। रात को जॉयस को फिर से एक कॉल आता है। स्टैटिक के बीच से विल की आवाज सुनाई देती है। लाइट्स ब्लिंक करती हैं और ऐसा लगता है जैसे विल उन्हीं लाइट्स के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है। जॉयस उन ब्लिंकिंग बल्ब्स के पैटर्न को फॉलो करती है और तभी दीवार के अंदर से एक शैडोई फिगर निकलता है। वो चिल्लाती है, डर के मारे कमरे से भाग जाती है और यहीं हमें पहली बार स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया का सबसे डरावना ग्लिम्स मिलता है, द अपसाइड डाउन। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक टेरिफाइंग सीन से। बार्ब एक अजीब, डार्क और स्लाइमी जगह में जागती है। वो जगह बिल्कुल स्टीव के पूल जैसी लगती है, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हर तरफ डार्कनेस, अजीब आवाजें और एक क्रीचर, द डेमोगॉर्गन, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बार्ब चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता और हम समझ जाते हैं कि बार्ब फंस चुकी है किसी और दुनिया में, द अपसाइड डाउन। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी स्टीव के घर से निकलती है। उसने उसके साथ रात बिताई थी और अब वो ऑकवर्ड और कंफ्यूज्ड महसूस कर रही है। घर जाकर जब उसकी माँ पूछती है बार्ब कहाँ है, तो नैन्सी कैजुअली बात टाल देती है, लेकिन अंदर से उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बार्ब मिसिंग है और किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। दूसरी तरफ जॉयस बायर्स अपने डेस्परेट मिशन में और ज्यादा डूबी हुई है। उसे पूरा यकीन है कि विल कहीं ना कहीं उससे ही कम्युनिकेट कर रहा है। वो पूरे घर में क्रिसमस लाइट्स लगा देती है ताकि विल उन लाइट्स के जरिए सिग्नल्स भेज सके। सीन विजुअली आइकॉनिक है। पूरा कमरा ब्लिंक करती हुई बल्ब से भरा है, जैसे कोई सुपरनैचुरल रेडियो स्टेशन। जॉयस लाइट्स के ऊपर पेंट से लेटर्स लिखती है, ABCD, और एक होममेड उइजा वॉल बना देती है। फिर अचानक कुछ होता है, लाइट्स ब्लिंक करती हैं और विल के मैसेजेस मिलने लगते हैं। जॉयस पूछती है, आर यू अलाइव? लाइट्स ब्लिंक करती हैं, यस। वो पूछती है, वेयर आर यू? आंसर मिलता है, RIGHTHERE, और तभी एक वर्ड बनता है, रन। दीवार हिलने लगती है, क्रैक्स बनती हैं और उसी में से एक क्रीचर बाहर आने की कोशिश करता है। जॉयस चीखती है और घर से भाग जाती है। इसी बीच माइक, लूकस और डस्टिन अपनी तरफ से 11 के साथ प्लान बना रहे हैं। उन्हें लगता है 11 ही विल को ढूंढने में मदद कर सकती है। मीनवाइल चीफ हॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन में और गहराई तक पहुंच रहा है। वो हॉकिंस लैब जाता है और उनके सर्विलेंस फुटेज में अजीब गैप्स नोटिस करता है। कोई ना कोई क्लियरली ट्रुथ छिपा रहा है। हॉपर को शक होता है ये लैब सिर्फ साइंस रिसर्च के लिए नहीं, कुछ और खतरनाक काम कर रही है। 11 को भी फ्लैशबैक्स आते हैं, लैब के व्हाइट रूम्स, डॉक्टर ब्रेनर जिसे वो पापा बुलाती है, और वो सीन जहां उसे एक डार्क रूम में उसकी पावर्स टेस्ट करने के लिए रखा गया था। ये सब उसके दिमाग में अब भी एक नाइटमेयर की तरह बसे हुए हैं। उधर जॉयस के घर एक और स्ट्रेंज मोमेंट होता है। कैरन व्हीलर, माइक की माँ, अपनी छोटी बेटी हॉली को साथ जॉयस को सांत्वना देने आती हैं, लेकिन हॉली लाइट्स देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और ऑलमोस्ट देख लेती है वो मॉन्स्टर जो दीवार के अंदर छुपा है। जॉयस तुरंत उसे वहां से हटा लेती है, एक चिलिंग रिमाइंडर कि अब वो क्रीचर रियल वर्ल्ड में भी आने लगा है। जॉयस की मेंटल स्टेट अब ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव हो चुकी है, लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं वो सच कह रही है। जॉनथन अपनी माँ के बिहेवियर से परेशान है, लेकिन जब वो खुद लाइट्स और दीवार का अजीब सीन देखता है, उसे भी यकीन हो जाता है विल सच में कम्युनिकेट कर रहा है। फिर आता है एक इमोशनल गट पंच मोमेंट। हॉपर को कॉल आता है, अ बॉडी हैज बीन फाउंड एट सैटलर क्वारी। पुलिस और पूरा हॉकिंस वहां पहुंचता है। माइक, लूकस और डस्टिन भी चुपके से पीछे पीछे जाते हैं। जब बॉडी पानी से निकाली जाती है तो सब शॉक में रह जाते हैं। वो बॉडी विल बायर्स की लगती है। माइक का दिल टूट जाता है। उसे लगता है 11 ने झूठ बोला कि विल जिंदा है। गुस्से और हार्ट ब्रेक में वो 11 पर चिल्लाता है, उसे ब्लेम करता है। 11 रो पड़ती है और हम महसूस करते हैं कि उसके अंदर कितना दर्द और गिल्ट छिपा है। एपिसोड खत्म होता है एक डार्क रियलाइजेशन के साथ। हॉकिंस में सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन क्लियरली लैब, मॉन्स्टर और अपसाइड डाउन के बीच एक गहरा कनेक्शन है और अब सब कुछ और ज्यादा डेंजरस होने वाला है। एपिसोड 4, द बॉडी। एपिसोड 4 शुरू होता है एक इमोशनल झटके के साथ। अथॉरिटीज ने कंफर्म कर दिया है कि विल बायर्स का डेड बॉडी मिल गया है। पूरा हॉकिंस शॉक में है, लेकिन जॉयस बायर्स वो मानना ही नहीं चाहती। पुलिस और रिपोर्टर्स सब कह रहे हैं इट्स विल, जॉयस, ही इज गॉन। पर जॉयस चिल्लाकर कहती है दैट्स नॉट माय सन। उसके चेहरे पर दर्द है, आंखों में जुनून। उसे यकीन है विल कहीं और है और जिंदा है। चीफ हॉपर उसके घर आता है। उसे सिंपैथी है, लेकिन वो थोड़ा स्केप्टिकल भी है। पर जैसे जैसे वो जॉयस की बातें सुनता है, उसके अंदर कुछ बदलने लगता है, जैसे वो सोच रहा हो कि कहीं ये सच तो नहीं। जॉनथन अपनी माँ के बिहेवियर से परेशान है, पर जॉयस के लिए हर लाइट बल्ब और हर स्टैटिक साउंड एक सिग्नल है।
विल इज स्टिल आउट देयर। कट टू स्कूल। माइक, लूकस और डस्टिन 11 के साथ मिलकर एक रिस्की प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है 11 अपनी पावर्स से विल से कांटेक्ट कर सकती है। वो एक पावरफुल रेडियो सिस्टम सेटअप करते हैं। रूम में लाइट्स डिम है और स्टैटिक बजिंग सुनाई देती है। 11 अपनी आंखें बंद करती है और हम उसके माइंड के अंदर चले जाते हैं। फ्लैशबैक्स दिखते हैं, लैब के कोल्ड रूम्स, डॉक्टर ब्रेनर जिसे वो पापा बुलाती है, और वो सीन जहां उसे एक डार्क रूम में उसकी पावर्स टेस्ट करने के लिए रखा गया था। यही वो जगह थी जहां उसने पहली बार द अदर साइड फील किया था। अब 11 अपने हाथ रेडियो के ऊपर रखती है। स्टैटिक अचानक क्लियर हो जाता है। एक आवाज सुनाई देती है, विल की। उसी वक्त जॉयस के घर में लाइट्स ब्लिंक करती हैं और वो अपने वॉलपेपर के पीछे से विल की आवाज सुनती है। वो चिल्लाती है, विल, आई एम हियर बेबी। और वॉलपेपर के अंदर एक टीयर बनती है जहां से जॉयस लिटरली अपने बेटे की शैडो देख सकती है। विल कहता है, इट्स डार्क, कोल्ड, द मॉन्स्टर्स हियर। जॉयस रोकर कहती है, आई एम कमिंग फॉर यू। ये सीन इमोशनल और चिलिंग दोनों है। एक माँ अपने बच्चे से एक और डायमेंशन के पार बात कर रही है। लेकिन 11 के लिए ये बहुत इंटेंस था। वो फेंट हो जाती है और रेडियो लिटरली ब्लास्ट हो जाता है। स्टैटिक से कमरा भर जाता है। सबको अब समझ आ गया, 11 की पावर्स ऑर्डिनरी नहीं है। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन एक नया क्लू ढूंढ रहे हैं। जॉनथन अपनी ली हुई फोटोज देख रहा होता है स्टीव की पूल पार्टी से। एक फोटो में बार्ट पूल के पास है और उसके पीछे एक डिस्टॉर्टेड शैडो दिखाई देती है। नैन्सी शॉक में आ जाती है। उसे याद आता है वो क्रीचर जो उसने देखा था। अब नैन्सी और जॉनथन दोनों को लगता है जॉयस सच बोल रही है। समथिंग रियल एंड टेरिफाइंग इज आउट देयर। मीनवाइल चीफ हॉपर का सस्पिशन और बढ़ गया है। वो स्टेट ट्रूपर से पूछता है जिसे सपोजिटली विल का बॉडी मिला था। उसकी कहानी शेकी लगती है। हॉपर एक रिस्की स्टेप लेता है। रात के समय वो मॉर्ग में छुपकर घुस जाता है। वो विल के बॉडी का पोस्टमार्टम चेक करता है और जैसे ही वो नीडल से स्किन प्रेस करता है, इट्स हॉलो, अंदर स्टफिंग, फेक बॉडी। हॉपर शॉक में पीछे हट जाता है और हमें समझ आ जाता है जॉयस वाज राइट ऑल द अलोंग। अब हॉपर का डाउट कंफर्म हो गया। हॉकिंस लैब को छुपा रही है। अगले ही पल वो अपना यूनिफॉर्म उतारता है, फेंसिंग कट करता है और लैब के पास जा पहुंचता है। एक डिटर्मिन्ड लुक उसके फेस पर। एपिसोड एंड होता है एक पावरफुल टोन के साथ। जॉयस फाइनली विंडिकेट हो गई। हॉपर ने सच ढूंढ लिया और 11 ने प्रूफ कर दिया कि विल अभी कहीं जिंदा है, बस एक और दुनिया में। अब सबके रास्ते एक ही पॉइंट पर मिलने वाले हैं, हॉकिंस लैब। एपिसोड 5, द फ्ली एंड द एक्रोबैट। हॉकिंस में हवा अब और भी हैवी हो गई है और हर कोने में एक नई मिस्ट्री छुपी है। पिछले एपिसोड के एंड में चीफ हॉपर ने फाइनली सच जान लिया था कि विल का बॉडी फेक था और अब उसके सारे डाउट्स सीधा हॉकिंस लैब की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सीन खुलता है, हॉपर एकदम स्टेल्थ मोड में लैब के अंदर घुस रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए वो एक हिडन सेक्शन तक पहुंचता है जहां उसे मिलती हैं कुछ अजीब ऑर्गेनिक जैसी वॉल्स और एक दरवाजा, एक ऐसा गेट जो किसी और दुनिया की तरफ जाता है, दी अपसाइड डाउन। बस कुछ सेकंड्स तक ही वो अंदर झांक पाता है, फिर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और जब हॉपर होश में आता है तो अपने घर में होता है। कमरा परफेक्टली क्लीन है लेकिन कुछ गड़बड़ है। उसे समझ आता है कि उसके घर में बग्स लगाए गए हैं, कोई उसे मॉनिटर कर रहा है। हॉपर तुरंत जॉयस के घर जाके उसे वार्न करता है कि तुम्हें वो पागल नहीं समझ रही थी जॉयस, तुम सही थी। फाइनली हॉपर भी मान जाता है कि विल जिंदा है, कहीं और, किसी और दुनिया में। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस अपनी साइंस स्किल्स लगाकर अपसाइड डाउन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने फेवरेट टीचर मिस्टर क्लार्क के पास जाते हैं और यहां मिलता है एक सिंबॉलिक मोमेंट। मिस्टर क्लार्क एक टाइट रोप और फ्ली का एग्जाम्पल देता है कि एक एक्रोबैट सिर्फ ऊपर से चल सकता है, लेकिन एक फ्ली मतलब एक छोटा इंसेक्ट वो नीचे, ऊपर, यहां तक कि अपसाइड डाउन भी जा सकता है। और यहीं से बनता है एपिसोड का नाम, द फ्ली एंड द एक्रोबैट। ये बात बच्चों के दिमाग में बस जाती है। अगर एक और डायमेंशन एग्जिस्ट करती है तो जरूर कोई पोर्टल भी होगा जहां से हम अंदर जा सकते हैं। अब वो कंपस लेकर निकलते हैं वुड्स में, क्योंकि कंपस मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है और अगर अपसाइड डाउन का पोर्टल कहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे वो सर्च करते हैं, डस्टिन नोटिस करता है कंपस गलत डायरेक्शन दिखा रहा है और फिर ट्रूथ सामने आता है, 11 ने कंपस के साथ छेड़छाड़ की है। माइक उससे पूछता है, व्हाई डिड यू डू दिस एल? पर 11 डर गई होती है। उसे पता है जो कुछ भी अपसाइड डाउन में है वो डेंजरस है और वो नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स कुछ बुरा झेले। लूकस गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है 11 सब मैनिपुलेट कर रही है और फिर होती है उनके बीच फाइट। माइक और लूकस के बीच टसल होता है और 11 अपनी पावर से लूकस को दूर फेंक देती है। माइक शॉक रह जाता है और 11 गिल्ट और दर्द में गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और जॉनथन की तरफ। दोनों बाप के डिसअपीयरेंस और हॉकिंस के अजीब इंसिडेंट से डिस्टर्ब है। वो वुड्स में क्लूज ढूंढने जाते हैं और एक वुंडेड डियर उन्हें मिलता है। लेकिन जैसे ही वो डियर के पास पहुंचते हैं, कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच कर ले जाती है। जॉनथन पीछे रह जाता है और नैन्सी क्यूरियोसिटी में एक गू से ढके ट्री के अंदर घुस जाती है। लेकिन वो ट्री कोई नॉर्मल ट्री नहीं, एक गेटवे है। नैन्सी एंटर करती है अपसाइड डाउन में। वहां हवा थिक है, सब कुछ स्लाइमी और कोल्ड
और फिर वो सामने देखती है डेमोगॉर्गन। नैन्सी शॉक में जम जाती है और किसी तरह चिल्लाते हुए वापस क्रॉल करके बाहर निकल आती है। उसके चेहरे पर हॉरर लिखा है। अब उसने खुद देखा है, मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करता है। एपिसोड 6 द मॉन्स्टर। पिछले एपिसोड के एंड में नैन्सी अपसाइड डाउन के अंदर फंस गई थी और अब कहानी वहीं से शुरू होती है। सीन खुलता है, जोनाथन अपनी फ्लैशलाइट के साथ डेस्परेटली वुड्स में दौड़ रहा है। उसे नैन्सी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और आखिरकार वो उस गू से कवर्ड ट्री के पास पहुंचता है। कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा, फिर नैन्सी वापस क्रॉल करके बाहर निकल आती है, पूरी तरह से हिल चुकी है। डेमोगॉर्गन के सामने होने के बाद उसकी आंखों में बस एक ही चीज है, डर। जोनाथन उसे संभालता है और दोनों सीधा नैन्सी के घर पहुंचते हैं। वहां बैठकर दोनों डिसाइड करते हैं, अब और भागना नहीं, अब उस मॉन्स्टर का सामना करना होगा। दे प्लान ट्रैप्स, नेल्स, गैस और एक पूरा प्लान टू हंट द हंटर। लेकिन कहानी ट्विस्ट लेती है जब स्टीव उन दोनों को एक साथ देखता है। उसके अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी उभलने लगते हैं। वो नैन्सी के घर के बाहर जाकर उन्हें कन्फ्रंट करता है और फिर पूरा मैटर पब्लिक हो जाता है। स्टीव और उसके फ्रेंड्स नैन्सी और जोनाथन का मजाक उड़ाते हैं, दीवारों पर इंसल्टिंग ग्राफिटी लिखते हैं। गुस्से में जोनाथन स्टीव से भिड़ जाता है और फाइट इतनी वायलेंट होती है कि पुलिस आ जाती है। जोनाथन अरेस्ट हो जाता है। नैन्सी शॉक में है, उसके लिए सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कट टू जॉयस एंड हॉपर। दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन में और गहराई तक जा रहे हैं। हॉपर अब पूरी तरह कन्विंस्ड है कि हॉकिंस लैब के अंदर कुछ गलत हो रहा है। वो और जॉयस एक नई लीड फॉलो करते हैं, टेरी ईव्स, एक औरत जो कहती है कि डॉक्टर ब्रेनर ने उसका बच्चा चुरा लिया था, एक बेबी गर्ल जिसका नाम था जेन। टेरी की स्टोरी सुनकर जॉयस और हॉपर दोनों डॉट्स कनेक्ट करते हैं। उन्हें समझ आता है कि जेन ही 11 है और हॉकिंस लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो नॉर्मल नहीं थे, वो ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स पर हुए थे। मीनवाइल माइक, डस्टिन और लूकस अब अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। लूकस अपने कंपास के साथ गेट ढूंढने निकलता है, जबकि माइक और डस्टिन 11 को सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अब हॉकिंस डेंजरस बन चुका है। उन्हें मिलते हैं वही बुली बॉयज, ट्रॉय और जेम्स। ट्रॉय बदला लेना चाहता है और डस्टिन को टॉर्चर करता है। उसके हाथ में चाकू है और वो माइक को मजबूर करता है कि वो क्लिफ से जंप करे। माइक अपने दोस्त को बचाने के लिए लिटरली क्लिफ से जंप कर देता है, लेकिन उसके गिरने से पहले हवा में सब कुछ फ्रीज हो जाता है और सामने आती है 11। उसका चेहरा सीरियस है, उसके हाथ से हवा हिल रही है। वो माइक को हवा में रोक लेती है और धीरे से उसे ग्राउंड पर उतार देती है। ट्रॉय और जेम्स डर के मारे भागना चाहते हैं, लेकिन 11 अपनी आंखों से उन्हें देखती है और बिना छुए ट्रॉय का हाथ तोड़ देती है। डस्टिन चिल्लाता है, शी इज आवर फ्रेंड, शी सेव्ड अस, और 11 बस धीरे से कहती है, बैड पीपल। थोड़ी देर बाद एक फ्लैशबैक चलता है। 11 याद करती है कि लैब में उसे कैसे फोर्स किया गया था डेमोगॉर्गन से कांटेक्ट करने के लिए। वो एक डार्क वॉइड में खड़ी होती है और मॉन्स्टर के सामने आती है। उसके चिल्लाते ही एक बड़ा क्रैक खुल जाता है और वही क्रैक बन जाता है द गेट। 11 शॉक में समझती है, मैं ही मॉन्स्टर हूं। वो गिल्ट से भर जाती है, लेकिन माइक उसे गले लगाकर कहता है, यू आर नॉट द मॉन्स्टर एल, यू आर आवर हीरो। ये लाइन पूरे एपिसोड का इमोशनल हार्टबीट बन जाती है। दूसरी तरफ लूकस अपने कंपास जर्नी पर हॉकिंस लैब पहुंच जाता है। वो बाइनोक्यूलर से देखता है ट्रक्स, वैन्स और गवर्नमेंट एजेंट्स पूरा एरिया सराउंड कर रहे हैं और तभी उसे समझ आता है लैब वाले 11 और उसके दोस्तों के पीछे हैं। वो तुरंत वॉकी टॉकी से माइक को वार्न करता है, गेट आउट ऑफ देयर, दे आर कमिंग। एपिसोड 7 द बाथटब। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। 11 ने माइक और डस्टिन को बुलीज से बचाया था और अब हॉकिंस लैब के एजेंट्स उनके पीछे लग चुके हैं। सीन शुरू होता है एक फास्ट पेस्ड चेस से। बच्चे अपनी साइकिल्स पर हवा की तरह दौड़ रहे हैं और उनके पीछे दौड़ रही हैं दर्जनों ब्लैक वैन्स। लूकस, माइक, डस्टिन और 11 सब एक साथ एक गोल के साथ सरवाइव। एक कॉर्नर पर उनके सामने अचानक एक वैन आ जाती है। लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन 11 अपनी आंखें बंद करती है, हाथ उठाती है और बूम, वो वैन हवा में पलट जाती है एक सिनेमैटिक एक्सप्लोजन के साथ। ये मोमेंट स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक बन जाता है। बच्चे आखिरकार एक पुरानी जंकयार्ड स्कूल बस में छिप जाते हैं। वहीं पर होती है एक छोटी सी इमोशनल मोमेंट। माइक और लूकस के बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है। लूकस माफी मांगता है और सब फिर से एक टीम बन जाते हैं। फ्रेंड्स डोंट लाई कहते हुए माइक सबके बीच का ट्रस्ट वापस लाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी वॉकी टॉकी से नैन्सी और जोनाथन से कांटेक्ट करते हैं। पहली बार ये दो अलग अलग वर्ल्ड्स, किड्स और अडल्ट्स, फाइनली एक ही कहानी में मिल जाते हैं। अब सब एक टीम है, एक मिशन पर विल और बार्ब को ढूंढने के लिए। इसी बीच चीफ हॉपर उन्हें लैब के एजेंट से बचाकर सबको बायर्स हाउस ले जाता है। वहां होता है एक मेजर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जॉयस और हॉपर अपनी डिस्कवरीज शेयर करते हैं कि हॉकिंस लैब में पैरेलल डायमेंशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था और 11 उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। बच्चे 11 की पावर्स एक्सप्लेन करते हैं और सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे 11 अपनी पावर्स से विल और बार्ब को लोकेट कर सकती है। अब आता है एक नया आइडिया। मिस्टर क्लार्क के बताए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो डिसाइड करते हैं कि एक सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक बनाएंगे ताकि 11 अपनी माइंड पावर से अपसाइड डाउन तक पहुंच सके।
वो हॉकिंस मिडिल स्कूल के जिम में एक ह्यूज किडी पूल को सॉल्ट और वाटर से भरते हैं और उसे एक जाइंट टैंक बना देते हैं। लाइट्स डिम हैं, सब नर्वस हैं और जॉयस 11 को रीएश्योर करती है, तुम अकेली नहीं हो बेटा। ये एक इमोशनल माँ बेटी जैसा मोमेंट होता है जहां जॉयस उसका हाथ पकड़कर कहती है यू कैन डू दिस। 11 टैंक के अंदर जाती है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है और अपनी आंखें बंद करती है। फिर से वो उसी ब्लैक वॉइड में पहुंच जाती है। अपसाइड डाउन का कनेक्शन। वो बार्ब को देखती है, लाइफलेस, सैड, और समझ जाती है कि बार्ब अब नहीं रही। लेकिन थोड़ी दूर एक हल्की सी आवाज, मॉम। वो विल है। वो कैसल बायर्स में छिपा हुआ है, ठंडा, भूखा और डर से कांप रहा है। 11 जॉयस को बताती है, विल, ही इज अलाइव। सबके चेहरों पर सिर्फ एक ही इमोशन, होप। जॉयस और हॉपर तुरंत निकल पड़ते हैं विल को बचाने। उन्हें पता है समय बहुत कम है, डेमोगॉर्गन अब और पावरफुल हो गया है। उधर स्कूल में बाकी बच्चे रेडी हो रहे हैं अपनी तरफ से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। यही वो पल है जहां ये छोटी सी गैंग अपनी मासूमियत छोड़कर हीरोज बन जाती है। दूसरी तरफ स्टीव भी अपना रिडेम्पशन शुरू करता है। वो अपनी गलतियां समझता है, नैन्सी के ऑफेंसिव ग्रिफिटी को साफ करता है और अपने टॉक्सिक फ्रेंड से दूर चला जाता है। ये सटल लेकिन पावरफुल मोमेंट बताता है कि स्टीव अब वो पुराना लड़का नहीं रहा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 8, द अपसाइड डाउन। ये है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का फाइनल चैप्टर। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकिंस लैब के अंदर। जॉयस और चीफ हॉपर को एजेंट्स ने पकड़ लिया है। इंटेरोगेशन रूम में उनसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन हॉपर समझ जाता है अगर सच बोल दिया तो विल कभी नहीं बचेगा। तो वो एक डील करता है, लेट अस गो इनसाइड, विल ब्रिंग द बॉय बैक, यू गेट योर साइलेंस। हॉपर और जॉयस हैजमैट सूट्स पहनते हैं और एक डार्क ब्रीदिंग वॉल के पार स्टेप करते हैं इनटू द अपसाइड डाउन। कैमरा धीरे से शिफ्ट होता है। बायर्स हाउस के नॉर्मल वर्जन में नैन्सी और जोनाथन मॉन्स्टर के लिए ट्रैप सेट कर रहे हैं। बेयर ट्रैप्स, गैसोलीन, नेल्स सब रेडी है। उनका प्लान सिंपल है, मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करो और फिर जला दो। लेकिन तभी डोर नॉक होता है। इट्स स्टीव हैरिंगटन। वो अपोलोजाइज करने आया होता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है मॉन्स्टर का अटैक शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ब्लिंक कर रही है, डेमोगॉर्गन वॉल्स से बाहर निकलता है और एक टेरिफाइंग फाइट शुरू हो जाती है। नैन्सी और जोनाथन गन्स फायर करते हैं, स्टीव एक बेसबॉल बैट पकड़ता है और वो तीनों मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। फाइनली वो ट्रैप ट्रिगर करते हैं और फ्लेम्स पूरे घर को रोशन कर देती हैं। मॉन्स्टर चिल्लाता है और आग में घुल जाता है, लेकिन जब स्मोक क्लियर होती है डेमोगॉर्गन गायब हो चुका होता है। मीनवाइल द अपसाइड डाउन। जॉयस और हॉपर डार्क फॉग के बीच चल रहे हैं। उनके सराउंडिंग्स पूरी तरह से डिकेड हैं। वही हॉकिंस पर पूरा सैड, साइलेंट और एलियन। हॉपर के दिमाग में फ्लैशेस आते हैं उसकी लॉस्ट डॉटर सारा की। ये सीन बहुत इमोशनल है, जैसे वो विल को बचाते हुए अपनी बेटी को वापस जीतने की कोशिश कर रहा हो। वो कैसल बायर्स पहुंचते हैं। विल का छोटा सा फोर्ट अब नाउ फंगस और स्लाइम से भरा हुआ। एक जगह फेंट लाइट ब्लिंक होती है। जॉयस समझ जाती है विल यहीं कहीं है। दोनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार लाइब्रेरी के अंदर विल मिलता है। उसके मुंह से एक क्रीचर का टेंड्रिल निकल रहा है। जॉयस चिल्लाकर हेल्प मांगती है। हॉपर टेंड्रिल को खींचता है और विल को सीपीआर देता है। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ साइलेंस और फिर एक छोटी सी कॉफ। विल सांस लेने लगता है। जॉयस की आंखों में आंसू और हॉपर के चेहरे पर रिलीफ। कट टू हॉकिंस मिडिल स्कूल। माइक, डस्टिन, लूकस और 11 एजेंट से घिरे हुए हैं। डॉक्टर बैनर फाइनली 11 तक पहुंचता है और कहता है कम होम चाइल्ड। लेकिन 11 अब डर नहीं रही। वॉल्स हिलने लगती हैं, लाइट्स फ्लिकर करती हैं और लैब के एजेंट्स एक एक करके गिर जाते हैं। ये सीन पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे इंटेंस मोमेंट्स में से एक बन जाता है। 11 कोलैप्स कर जाती है, वीक, टायर्ड पर अभी भी डिटरमिन्ड। लेकिन तभी डेमोगॉर्गन वापस आ जाता है। ब्लड की स्मेल उसे अट्रैक्ट करती है। मॉन्स्टर बैनर पर जंप करता है और उस मोमेंट में केओस फैल जाता है। बच्चे क्लासरूम के अंदर बंद हो जाते हैं। माइक 11 का हाथ पकड़ता है। फिर 11 मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है। उसका फेस ब्लीडिंग है, पर उसके अंदर एक साइलेंट पावर चल रही है। वो कहती है नो मोर और वो कहती है गुड बाय माइक। और एक लाउड स्क्रीम के साथ वो अपनी पूरी साइकिक एनर्जी रिलीज करती है। मॉन्स्टर डस्ट में बदल जाता है और 11 भी उसके साथ डिसअपीयर। बस एक साइलेंस बचा रहता है और माइक की आंखों में आंसू। कुछ समय बाद विल हॉस्पिटल में है। ऑक्सीजन मास्क लगा है। जॉयस उसके पास है। जोनाथन भी वहीं है। डॉक्टर कहता है ही इज स्टेबल नाउ। सब एक साथ आखिरकार रिलीफ महसूस करते हैं, लेकिन दर्द अब भी उनके चेहरों पर लिखा है। हॉपर क्वाइटली बाहर जाता है और एक ब्लैक कार उसे पिकअप करती है। हिंट देती है कि हॉकिंस लैब के साथ उसका डील अभी भी बाकी है। कुछ हफ्तों बाद क्रिसमस सीजन। फ्रेंड्स फिर से एक टेबल पर, गेम्स, जोक्स और लाफ्टर। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, लेकिन लास्ट सीन एक शॉक के साथ आता है। विल बाथरूम में जाता है और अचानक उसके मुंह से एक छोटी सी स्लग लाइक क्रीचर निकलती है। मिरर के पीछे एक फ्लिकर, एक ग्लिम्स ऑफ द अपसाइड डाउन। विल जल्दी से लाइट ऑफ कर देता है, एज इफ कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन हम सब समझ जाते हैं द गेट मे बी क्लोज्ड बट द अपसाइड डाउन इज स्टिल हेयर। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है, क्रिसमस लाइट्स फ्लिकर करते हुए फेड हो जाते हैं और यहीं पर सीजन 1 ऑफिशियली खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का कंप्लीट रिकैप। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सीजन 2 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन और उसके बाद बाकी सीजन्स भी स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मिस ना करें नेक्स्ट सीजन ब्रेकडाउन्स और लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।